परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, कितने परसेंटेज आए बेटा? ये सुन सुनकर मेरा दिमाग फट चुका है। जब से रिजल्ट आया ना जानो लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। जिन रिलेटिव्स को मैं जानता तक नहीं यार, वो लोग भी मेरे को फोन पे फोन किए जा रहे, एक के कटने के बाद दूसरे का था कितने परसेंटेज आए बेटा। मैं नहीं चाहता ये एग्ज़ाम देना, लेकिन क्यों मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एग्ज़ाम देना पड़ा। मेरा तो इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, और बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स की वजह से मेरे परसेंटेज लो आ गए और मैं अपने पसंद का कॉलेज नहीं पा पाया। ऐसा तो आप लोगों ने बहुत ही लोगों के द्वारा सुना होगा दोस्तों, कि परसेंटेज की वजह से उनकी स्किल्स, उनका जो पैसन था वो सब के सब दब के रह गया। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज। बिल्कुल, आप सब में से बहुत सारे, ऑलमोस्ट 40 to 55% लोग यही कहेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ द वर्स्ट सिस्टम ऑफ ऑल टाइम। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ पर्सनली एज ए स्टूडेंट कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है। तो फिर आज हमने सुनेंगे कि कितने टाइप के एजुकेशन सिस्टम इससे पहले आ चुके थे और कौन सा बेस्ट है एंड कौन सा वर्स्ट है। सबसे पहली बात, मैं अपने पर्सनल ओपिनियन रखूंगा, तो फिर अपने आपके भी ओपिनियंस आप कमेंट में देख सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमें कहा गया है कि एक क्रिटिकल बात है ये थोड़ी सी, जो अंग्रेज़ों का ज़माना था ना, उसमें लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एजुकेशन बहुत ही अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू टुडे। कि कहते हैं कि आज के टाइम में बहुत लो लेवल हो चुका है एजुकेशन का, वो एक व्यापार बन चुका है। तो अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट था इंडिया में ऑल टाइम में। इसके कुछ 4 पार्ट्स होंगे। पहला होगा हिंदू एजुकेशन सिस्टम, जिसे वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड होगा बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तीसरा होगा मुस्लिम एरा एजुकेशन सिस्टम एंड लास्ट ये होगा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट को पहले समझेंगे, फिर उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रखेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स रखेंगे। इन सब को कंपेयर करके हम लास्ट में बताएंगे कि आखिर कौन सा है बेस्ट एंड कौन सा है वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वैदिक एजुकेशन सिस्टम। वैदिक एरा का जो टाइम था वो उसे गोल्डन एरा ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज उस टाइम जो बच्चे थे उनको फ्रीली, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी टेंशन उनको पढ़ाई कराई जाती थी, जिसमें रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं हुआ करता था। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट को सबसे बड़ी प्रायोरिटी कहा गया है। इसमें बहुत सारे तरीके के पर्पसेस थे, जैसे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छा सिटीजन बनने की भी उनमें ट्रेनिंग दी जाती थी। के अंदर नेशनलिटी भी भरी जाती थी। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी थी, एजुकेशन सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और दूसरा है हायर एजुकेशन। फर्स्ट, प्राइमरी। यहाँ पर जब बच्चा 5 साल का हो जाया करता था ना, तब ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट कर ली जाती थी घर पे। हाँ, सारे बच्चों के लिए 5 साल की उम्र में ही एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाती थी प्राइमरी वाली। ये घर के बुजुर्ग लोग, माता, ये सब ही इनको मॉरल वैल्यूज़ की एजुकेशन दिया करते थे। और नॉर्मल लैंग्वेज, ग्रामर, मैथ्स, ये थोड़ी बहुत चीज़ें घर पर ही वो सीख लिया करता था। नाउ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए वैदिक काल में कुछ डिविजन्स किए गए थे, जो कि सोशल बेसिस पे किए गए थे। आपको पता है ना यार, उस टाइम में तो गुरुकुल्स हुआ करते थे ना कि स्कूल। तो फिर गुरुकुल में तो बच्चे जाते हैं अपने पेरेंट्स से दूर, एंड उसकी भी एक लिमिट होती है, बिकॉज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 डिविजन्स बनाए हैं भगवान ने ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। आप कौन सा कर्म करते हो, कौन सा काम करते हो, उसके बेसिस पे। तो फिर एंट्री कैसे होती थी? जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, इन तीनों के लिए अलग एज हुआ करती थी, यानी कि इस एज में बच्चा गुरुकुल जाना स्टार्ट करेगा। तो हायर एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले उपनयन संस्कार किया जाता, आपको पता ही होगा। तो फिर देखो, ब्राह्मण लोगों की एज थी 6 साल के बाद में उनको भेज दिया जाता था गुरुकुल में, और क्षत्रिय की थी 8 और वैश्य की थी 9 साल। इन एजेस के बाद में उनको एंट्री मिल जाया करती थी, और पढ़ाई क्या करती थी, वो थी 10 साल तक टोटल। जैसे अपने यहाँ पर तो होता है ना 12 क्लासेस, फिर कॉलेज, ये सब, बट यहाँ पर 10 साल में ही पूरी पढ़ाई हो जाया करती थी, राइट। अब यहाँ का सिलेबस, करिकुलर क्या था? एक तो थी पराविद्या, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, ये सब पढ़ाया करते थे, यानी कि ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सेकंड था अपराविद्या, जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, आर्चरी, मेडिसिन, हिस्ट्री, आर्ट्स, ये सब पढ़ाया जाता था, यानी कि स्पिरिचुअलिटी प्लस लोकल वर्ल्ड की सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाया करते थे। मेथड ऑफ टीचिंग थी
मौखिक यानी कि ओरली सब कुछ कराया जाता था, एंड इस तरीके से कराया जाता था कि आपको याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े, कोई भी एग्जामिनेशन रिटन फॉर्म में नहीं होता था, आपको बस फील करना है, उसको याद करना है, राइट। अच्छा है ना यार। और सेशन कैसे चलता था? आपका सेशन चलता था श्रावण मास की पूर्णिमा से पौष मास की अमावस्या तक पूरा सेशन चलता था। फिर नया क्लास स्टार्ट हो जाती थी। जैसे अपने यहाँ पर होता है ना, वैसा नहीं है, बस साल भर चलता रहता है कि एडमिशन स्टार्ट कब होगा, श्रावण मास की पूर्णिमा से, और जब लास्ट ईयर होगा तब आपका जो सेशन एंड होगा वो होगा पौष मास की अमावस्या को। हॉलीडेज भी मिलती थी, जी हाँ। आपको लगता होगा कि पुराने ज़माने तो छुट्टियाँ मिलती ही नहीं होगी, ये तो संडे इन्वेंट कर दे जो भला हो गया, लेकिन वहाँ पर भी छुट्टियाँ मिलती थी। एक तो अष्टमी को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, चंद्र सूर्य ग्रहण को, और किसी स्पेशल गेस्ट के आने पर, राइट। और यहाँ पर गुरु शिष्य संबंध हुआ करता था, यानी कि गुरु की बहुत ही वैल्यू हुआ करती थी, वो आपके फादर की तरह हुआ करते थे। एंड यहाँ पर सिर्फ मेल टीचर्स नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर फीमेल टीचर्स भी हुआ करती थी, जिन्हें गुरु माता भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लड़कों को भी पढ़ाई कराई जाती थी और लड़कियों को भी पढ़ाई कराई जाती थी। अब एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए वीडियो बनाया कि एग्जामिनेशन का फॉर्म क्या हुआ करता था, एग्जाम कैसे लेते थे। तो फिर देखो, एग्जाम सिंपल था, ओरली होता था और डिबेट कराया जाता था। जो भी आपने अभी तक सीखा है उसका डिबेट होता था, या फिर आप दोनों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिबेट होता था, जो कि बहुत ही बेटर वे है। क्योंकि अगर आप चीटिंग कर, एग्जाम रिटर्न होगा तो चीटिंग करने की संभावना है, लेकिन ओरली नहीं है। दैट इज़ द परफेक्ट वे। नंबर 2, बुद्धिस्ट एरा एजुकेशन। तो फिर देखो, बुद्धिस्ट एरा आता है सेकंड नंबर पे अपनी लिस्ट में, जो कि हिंदू यानी कि वैदिक एरा के बाद में आता है बुद्धिस्ट एरा। तो इसमें मठ आप जानते ही होना, जैसे कि हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं, वैसे ही बुद्धिस्ट लोगों में मोनेस्ट्रीज, यस मोनेस्ट्रीज होती है। तो फिर वहाँ पर बच्चों को भेजा जाता था एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। तो मोनेस्ट्रीज वर्ड सुन के आपके दिमाग में यही आता होगा कि तो धार्मिक केंद्र है, यहाँ पर कैसे पढ़ाई होगी, जैसे अपने यहाँ पर मंदिर होता है वैसे उनके मोनेस्ट्रीज होती है। तो फिर यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, साथ में रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती है। दैट इज़, ये एक सेंटर था जहाँ पर पढ़ाई भी होती है और स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप करते हैं। अवेयरनेस फैलाना कि बुद्धिज्म कैसा है, ये सब आपको सिखाते थे। एक आपको निर्वाण करना तो है ही है, उसके बाद में जो अपना जो संसार है ना, जो उसको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, उसके लिए भी रेडी करते थे कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं बल्कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी जीना सिखाते थे। एंड फास्ट लास्ट इसमें बताता कि कैसे अपने कल्चर की प्रोटेक्शन की जाए। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो मॉनेस्ट्रीज होती थी, वहाँ पर सबसे पहला एक पबज्जा नाम का संस्कार किया जाता था। उनको येलो ड्रेस बनाई जाती है, फिर उनका सिर बाल्ड कर दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है, और उनको 3 मंत्र बोलने को कहा जाता है, जो कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। एंड उनके 10 रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक है, कभी भी किसी जानवर को नहीं मारना, जीव हत्या नहीं करनी है, उसमें जीव में इंसान भी आते होंगे शायद, और चोरी नहीं करना, अशुद्ध से दूर रहना, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना उन सब से दूर रहना, जो इम्प्योर चीज़ है उनको कंज्यूम नहीं करना है। फोर्थ, झूठ नहीं बोलना है। पांचवा, जितने भी गंदे पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उनका सेवन नहीं करना है। सिक्स, जितना भी खाना खाना है ना वो लिमिटेड, यानी कि किसी फिक्स टाइम पर ही खाना, ऐसे ही नहीं कि जब मन किया तब खाना खा लिया। देन डांस एंड म्यूज़िक, इन सब से दूर रहना है। आई डोंट नो वाई, वेल जो भी है। आठवां, सोने और चांदी की चीज़ों का जो दान है वो नहीं लेना है। अगर आपको कोई डोनेशन दे तो फिर मना कर दो, नहीं लेना है। देन जितना भी मेकअप वगैरह है ना उन सब से दूर रहना है, मेकअप नहीं करना है। एंड देन सॉफ्ट एंड मखमली बिस्तरों को पर नहीं सोना है आपको, यानी कि सॉफ्ट बेड आपको अवॉइड करना है। नाउ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या होता है, इसके लिए आपको महापदा या असंपदा नाम का कोई संस्कार होता है, वो करना होता है इसकी स्टार्टिंग में। देन आपके जो गुरु होते हैं, गुरु ने आचार्य टीचर्स, उनका जो ग्रुप होता है वो स्टूडेंट से प्रश्न पूछते। कैसे, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, 8 रूल्स होते हैं। पहला है नॉर्मल ड्रेस पहनना, सबसे जितना हो सके उतना नॉर्मल ड्रेस पहनना है। देन पेड़ों के नीचे आपको रहना है, भिक्षा मांगना है, आपको डोनेशन मांगता रहना है सबसे। देन सात्विक भोजन खाना है, सात्विक भोजन मतलब कि सिंपल जितना हो सके उतना खाना खाना है। देन जीव हत्या नहीं करनी, सेम वही है, वर्जित टाइम पे, यानी कि ऐसे ही किसी भी टाइम पर खाना नहीं खाना, सेम रूल वही है। अलौकिक शक्तियों का दावा न, औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करें, ऐसा बुद्धिस्ट टेक्सचर्स में कहा गया है। ये सब उनके रूल्स है। अब देखो,
एंट्री कब मिलेगी आपको? प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपकी उम्र 6 साल होनी चाहिए और हायर एजुकेशन के लिए आपकी उम्र 12 साल होनी चाहिए। एजुकेशन में आपको क्या क्या सुनना है, पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि आपका सिलेबस क्या है प्राइमरी के लिए वो देख लो। 6 महीने के लिए नॉर्मली होता है, आपको नॉर्मल आपको बिहेवियर करना सिखाते हैं, नॉर्मल नॉलेज देते हैं और जनरल नॉलेज देते हैं। उसके बाद में पढ़ाने का तरीका क्या है, वही जैसे आपको पता है ऑरली पढ़ाते हैं। एंड लैंग्वेज कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है, एक तो है पाली लैंग्वेज और एक है संस्कृत लैंग्वेज। हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी एंड लोकल जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स वो भी पढ़ाए जाते थे एंड जनरल नॉलेज तो होता ही था। एंड इसका भी वही तरीका है, ओरली आपको किया जाता था, डिबेट करना है, सेम एज वैदिक एरा। एंड लैंग्वेज भी सेम वही है यार, पाली और संस्कृत। नाउ नंबर 3, मुस्लिम एरा एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के मुस्लिम लोग नहीं, वो दूसरे अरेबियन पेनिनसुला से आए थे, तो फिर यहाँ पर उन लोगों ने अपने मदर से स्थापित, इसके भी कुछ पर्पस थे, 5 पर्पस थे। पहला, जो इस्लाम पंथ है ना उसकी आइडियोलॉजी को समझना। देन ये जितना दुनिया है ना उसकी जो जितनी भी ग्लोरियस चीज़ें हैं ना उन सबको प्राप्त करना। नंबर 3, जितने भी विशिष्ट नैतिकताओं का समावेश करना, यानी कि सारी मॉरल वैल्यूज़ जो कि स्पेशल लेवल के ना उन सबको आपको एक्वायर करना है। नंबर 4, कट्टरता का समावेश करना, यानी कि रेडिकल होना चाहिए आपके लिए, आपका रिलीजन ही सब कुछ होना चाहिए, आप रेडिकल इस्लामिस्ट बनो, ये इसका पर्पस था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लिखा हुआ है। 5वां पॉइंट है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। प्रारंभिक शिक्षा में जो बच्चा होता था ना उसको मकतब में भेजा जाता था, तब का मतलब लिखना होता है। विशेष विधि हुआ करती जिसको बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान खानी, ठीक है। जब बच्चा 4 साल का, 4 महीने का और 4 दिन का हो जाता था ना तभी उसको यहाँ पर भेजा जाता। बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते थे, अपने जो परिवार के जन हैं वो सब एकत्रित हुआ करते थे और मौलवी के द्वारा बच्चे को कुरान का 18वां और 55वां अध्याय यानी कि चैप्टर की कुछ आयतें सुनाई जाया करती थी, पढ़कर उसे बोलना होता था, यानी कि मौलवी बोलेगा और वो बच्चा रिपीट करेगा। ये एक संस्कार है इन लोगों का, ठीक है। उसके बाद में ये विधि करने के बाद में उसकी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाया करती थी। अब इनका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि जो प्रिंस लोग हैं, रॉयल फैमिली के जो बच्चे हैं ना उनके लिए अलग है और नॉर्मल लोगों के लिए एजुकेशन अलग है। सिलेबस शहजादों की शिक्षा, इसमें क्या होता है, जो मौलवी होता है ना वो खुद जाता है महल में, उन प्रिंस को पढ़ाता है और क्या क्या सब्जेक्ट है वो तुम देख लो। युद्ध कला यानी कि वॉरफेयर, सैनिक प्रबंधन यानी कि आर्मी को कैसे मैनेज करना है, लॉ की पढ़ाई कराते थे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस भी वो देश में रहते थे ना उस देश की नेशनल ड्यूटी होती थी इस्लाम को स्प्रेड करना, सब जगह पर इस्लाम का स्प्रेड करना, ठीक है। अब नॉर्मल लोगों के लिए क्या एजुकेशन होती थी, जनरल नॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा दिया करते थे, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। जब सब कुछ ठीक हो जाता था, सब कुछ पढ़ाई हो जाती थी, उसके बाद में कुरान का 30वां चैप्टर होता है ना उसको पढ़ने के लिए दिया जाता था एंड उनका टेस्ट होता था कि प्रोनाउंसिएशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। देन इनको कुछ बेसिक मैथ्स की कुछ चीज़ें बता दी जाती थी और फारसी लैंग्वेज जो पर्शियन लैंग्वेज है ना उसकी ग्रामर इनको तैयार करवाई जाती है। हायर एजुकेशन चाहिए होती है तब आप जाते हो मदरसे, यहाँ पर आपको 12 से 16 साल के बीच में आपको रखा जाता है, यानी कि 4 साल तक यहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है। एंड अब क्या पढ़ाते हैं वो देख लो। सबसे पहली प्रायोरिटी है रिलीजियस नॉलेज, जितना भी इस्लाम के बारे में है जैसे कि कुरान है, इस्लामिक लॉ है, शरिया है, ये सब आपको पढ़ाया जाता था वहाँ पर। सेकंड सब्जेक्ट होता था नॉर्मल सब्जेक्ट्स जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, मैथ्स, ग्रामर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड साइंस। जो इनके मेथड था ना वो देखो, व्याख्यान यानी कि लेक्चर के जरिए आपको पढ़ाया जाता था। आपका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ करता, 100% आपकी स्किल्स और जितना भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना उसके बेसिस पर ही आपका प्रमोशन हुआ करता था। नंबर 4, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। जो ब्रिटिश एरा था ना उसके एजुकेशन सिस्टम को आप आज के एजुकेशन सिस्टम से देखोगे ना तो आप क्या होगा कि यार ये तो कॉपी पेस्ट। जो इंडियंस थे वो इंग्लिश नहीं जानते थे तो फिर इनके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, तो फिर इनका मूड हुआ कि चलो यहाँ पर रहते हैं और इन लोगों को इनको एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिखने में कल्चर से ये तो इंडियन होंगे लेकिन इनका जो माइंडसेट होगा वो हम ब्रिटिश बना देंगे यानी कि यूरोपियन बना देंगे। एंड वो सब एजुकेशन के ज़रिए ही हो सकता था, ये वो लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से जानते थे। एंड एजुकेशन को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि वो अपने ही रिलीजन से, अपने ही कल्चर से, अपने ही देश से
एक नफरत की तरह देखने लग जाए और ब्रिटिश लोगों को गॉड की तरह समझने लग जाए। तो 1698 और 1833 तक इन लोगों ने बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे स्कीम्स लागू। तो ये जो मैकाले था ना, ये इंडियंस और उनकी कल्चर से जलता था और नफरत करता था। ये चाहता था कि जितने भी इंडियंस हैं ना, ये सब गरीब लोग ये फॉरेनर्स की तरह दिखने लग जाए। मतलब कि दिखे तो इंडियन लेकिन का माइंडसेट फुल यूरोपियन होना चाहिए। ये कहता था कि जो भारतीय लोग हैं ना, उनमें एक ऐसी जाति बनाऊंगा मैं। हाँ, फर्स्ट टाइम जाति वर्ड इसने यूज़ किया था। इसने कहा कि ये ऐसी जाति बनाऊंगा ना जो कि दिखने में इंडियन होगी लेकिन हमारी नौकर होगी, और उनको दो लैंग्वेजेस बाईलिंगुअल वो होंगे, इंग्लिश और हिंदी, या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है वो उनको आती होगी, और वो हमारे लिए एक मैसेंजर का काम करेंगे। तो फिर वो चाहता था कि जितने भी हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो सब हम इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तुम इस बात से समझ सकते हो कि इसकी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो पूरी ही करप्ट थी। इसके बनाने के पीछे कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं था कि भारतीयों को एक एजुकेटेड पर्सन बनाया जाए, एक अच्छा इंसान बनाया जाए, सिविल पर्सन बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मेन उद्देश्य था नौकर बनाना, एक ऐसा इंसान जो कि सिर्फ रट सके और इनकी गुलामी कर सके। यही था इनका एजुकेशन सिस्टम और कुछ भी नहीं। और भी है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज उसमें कोई भी मतलब नहीं है। ये आपको बस गुलाम बनाने की कुछ तरीके हैं और कुछ नहीं। और इन ब्रिटिश लोगों ने ही एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन स्टार्ट किया था। यानी कि पहले तो क्या होता था, शिक्षा एक दान हुआ करता था जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ करता था, बट अब पैसा दो एजुकेशन लो, ऐसा सिस्टम इसने बना दिया था इस मैकाले ने। और बाकी बहुत सारे अंग्रेज जो थे उन लोगों ने ये काम किया था, जो कि आज तक फॉलो किया जा रहा है। एंड किस एक्सटेंट पे किया जा रहा है वो हम सब जानते हैं, प्राइवेट स्कूल्स और उनका डार्क रियलिटी। अब चलो कुछ अच्छे पॉइंट्स एंड कुछ बुरे पॉइंट्स हर एक एजुकेशन सिस्टम के बोलते हैं। पहले ही बोल देता हूँ, ये जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम है ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक भी इसमें अच्छी चीज़ हो तो बता दो। अब हम स्टार्ट करेंगे वैदिक एरा से। वैदिक एरा में आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि एक गांव में अगर 200 बच्चे हैं ना, जिनमें से 100 लड़कियाँ हैं और 100 लड़के हैं, उनमें से 25-25-25 कैसे होंगे? 25 तो होंगे ब्राह्मण लड़के, 25 होंगे क्षत्रिय लड़के, 25 होंगे वैश्य लड़के और 25 होंगे शूद्र लड़के। एंड इन द सेम वे 25-25-25 लड़कियों के लिए होगा। तो फिर 75% पॉपुलेशन को एजुकेशन मिलती थी और 25% एजुकेशन नहीं मिलती थी। बिकॉज जो शूद्र होते थे वो कर्म से क्या होते थे, वर्कर्स होते थे, और वर्कर्स की यहाँ पर एजुकेशन में कोई लेन देन नहीं था। तो फिर एक गलती है कि 25% शूद्रों को यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में भाग नहीं लिया गया था, यानी कि शूद्रों को एजुकेशन नहीं दी गई थी। बट 75% जिनमें लड़कियाँ थी उनको भी एजुकेशन दिया जाता था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पर आपको ओरली रीजनिंग करके, डिबेट करके ये सिखाया जाता था। ये बात मेरे को एक अच्छी लगी। नेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट एरा था ना, उसमें एक बात मेरे को अच्छी लगी कि आपको बचपन से ही डिसिप्लिन रहना चाहता था, आपको रूल्स सिखाए जाते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एजुकेशन में नॉर्मल सब्जेक्ट्स को थोड़ी कम वैल्यूएशन दी गई है। यहाँ पर इनको एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीना है बताया है। एंड कहते हैं कि जो लोकल लोग हैं ना उन लोगों से दूर रहो। कहते हैं कि म्यूज़िक, डांस, इन चीज़ों से दूर रहो। ये थोड़ी चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेकअप मत लगाओ, ये कौन सी बात होती है? इसमें एजुकेशन का कोई मतलब नहीं था। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। नेक्स्ट, जो ये मुस्लिम एरा है ना, इसमें एक अच्छी बात है कि आपके अंदर एक वैल्यूएशन डाल जाती थी बचपन में ही। बट कमी क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्रिंस लोग हैं एंड जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में भेदभाव हुआ करता था। और यहाँ पर लड़कियों की एजुकेशन के बारे में कुछ भी कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। तो हाँ, यही था यहाँ तक का। अब आप अपना पर्सनल राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर जो बेस्ट है वो भी आप लोग बताएंगे एंड जो वर्स्ट है वो मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश एरा वाला सबसे वर्स्ट है, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि कौन सा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और कौन सा वर्स्ट है। अब एक लाइक तो कमेंट सेक्शन में कर ही देना अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लग गया हो तो। फिर वैसे कमेंट सेक्शन में लाइक क्या ही करोगे तुम लोग, रियल वाला लाइक का बटन दबा देना, ठीक है, क्योंकि कमेंट तो तुम लोग करते हो ही नहीं। वेल, बाय बाय लेजेंड्स, मिलते कभी और अगले एपिसोड में अपने ही प्यारे चैनल अननोन लेजेंड रेड पे। गुड बाय।